दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार इप्टा के पहले इप्टा पॉडकास्ट में। और आमिर सर का इंट्रोडक्शन करेंगे आज। आमिर। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी ना थी कभी पहले रात। लिख, जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम। फिर खूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। या अगर दूसरे गीत पर आए तो वो गीत कुछ इस तरीके से है। मेरी लॉन्ड्री का एक बिल, एक आधी पढ़ी नॉवेल। और अगर ये कहा जाए कि ये दोनों गीत एक ही शायर, एक ही नज्मकार ने लिखे हैं, तो शायद किसी को भी यकीन करना मुश्किल होगा। ये वो गीतकार हैं, वो शायर हैं जो जिन्होंने कहने को जश्न बहारा है जैसे खूबसूरत रोमांटिक गीत भी लिखे हैं, और एक लड़की को देखा तो ये भी लिखा है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे, हम लोग बात कर रहे हैं उर्दू, हिंदी और हम युवाओं के लिए एक मॉडर्न नज्मकार जावेद अख्तर साहब की। जावेद अख्तर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार इप्टा के पहले लाइव पॉडकास्ट पर। थैंक यू। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए आपका। एक बहुत छोटा सा सवाल था हमारा, अगर आप गुस्ताखी माफ़ करें। 54th डे ऑफ कोरोना, हाउ इज़ इट गोइंग सर? हाउ इज़ द लॉकडाउन? हाउ आर यू कीपिंग अप? Mental health is something that's really come up these days. Everyone's talking about it. Everyone's aware about it. जी 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 जी। देखिए, जो ये आजकल जो हालात है, इतने दिनों से जो लॉकडाउन है, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का है। लॉकडाउन कहने को तो एक ही है, लेकिन अंदर से अलग है। जो लोग के पास बड़े बड़े घर हैं, आराम से रहते हैं, उनके लिए ये इतनी तकलीफदेह चीज़ नहीं है। बड़े बड़े टीवी प्लाज्मा उनके पास है, ओटीटी पे फिल्में देखते हैं, म्यूजिक है। एक दो घर में पूरा स्टाफ नहीं हो, फिर भी दो चार नौकर हैं, दो तीन नौकर हैं, वो काम भी चल रहा है। तो उनके लिए एक तरह का लॉन्ग हॉलीडे हो जी। गया है। कुछ लोग हैं, जी, कुछ लोग हैं जो छोटे घरों में हैं। अब बताइए, एक बेडरूम का बम्बई में, बड़ी दिल्ली में इस तरह का तो बड़ी आम बात है ना कि वन बेडरूम हॉल हो, दो छोटे छोटे कमरे। अब उनमें अगर 5 आदमी 6 आदमी रह रहे हैं तो एक घुटन का एहसास होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। आप देखेंगे कि ये मालूम हुआ कि जो डोमेस्टिक वायलेंस जिसे कहते हैं, घरों में मार पीट, ये भी बढ़ आपका गया है ट्वीट इन था दिनों। सर 2 दिन पहले। अच्छा, यू वर जब टॉकिंग अबाउट इट। जी। हाँ, जी इसी पे। जी जी। और और ये तो बात हुई उन लोगों की जो घरों में रहते हैं। फिर आप देखिए जो स्लम्स है, उसमें तो एक 10 बाई 10 का कमरा भी किसी के पास हो तो बहुत बड़ी बात है। उसमें हाँ। एक पूरा परिवार रह रहा है, उसकी क्या जिंदगी होगी? न पंखा, न एयर कंडीशनर, न बड़ा टीवी। तो वो कैसे जी। रह रहे हैं? और उसके बाद वो लोग भी हैं जिनके पास घर ही नहीं है। हम्म। अब बताइए, ना घर है तो जाहिर है, जब घर नहीं है तो किचन और रसोई भी नहीं होगी, तो ना खाना है, ना घर है, ना कोई रोजगार है। तो अलग अलग जो हमारे जो इकोनॉमिक क्लासेस हैं, उनमें ये लॉकडाउन अलग अलग तरह से असर कर रहा है। आप देख रहे हैं कि मैंने तो ये भी पढ़ा कि 1947 में और 1971 में बांग्लादेश से, या 1947 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ऐसा एक्सोडस नहीं हुआ था लोगों का, जैसे इन जी। दिनों हो रहा है। अब ये कितना हम्म। सच है कितना नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये चीजें मीडिया में आती है। तो बहरहाल, अगर ये एग्जैजरेशन भी है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भी कहा जा रहा है, तो ये तो सच है कि लाखों आदमी जा रहे हैं, आ रहे हैं। वो पैदल चलते हुए लोग अपने परिवार के साथ, छोटा छोटे बच्चे, प्यास, भूख, धूप, गठरियां उठाए, सामान उठाए, तो उनके लिए ये तो अजीब, उनकी जिंदगी पे लॉकडाउन हो गया। घर तो है नहीं जिस पे लॉकडाउन होता, हम्म। लेकिन उनकी हर उम्मीद, हर आशा, हर आसरे के ऊपर लॉकडाउन लग गया है। और शायद मजदूरों की रोजी रोजगार और पेट के ऊपर सबसे बड़ा लॉकडाउन लग गया है, क्योंकि जो पूरा डेटा हम लोग देख रहे हैं, तो ये आ रहा है कि ये सबसे बड़ा एक ह्यूमन क्राइसिस कह सकते हैं, जिसमें लाखों मजदूर पैदल चल रहे हैं अपने घरों के तरफ। और जी हाँ। उसमें किसी भी तरह की चीजें जो मुहैया कराई जानी चाहिए थी, शायद उसमें हम लोग विफल हुए हैं बहुत जबरदस्त तरीके से।
और उसके बाद वो ट्रक्स जाते हैं, ट्रक्स में एक एक आदमी से 6-7 हज़ार लिया जाता है। एक ट्रक में 60 आदमी 70 आदमी भरे होते हैं। उनके एक्सीडेंट हुए हैं, कई कितने ट्रक्स की वजह से मर गए, कई पैदल चलते चलते मर गए, बच्चे हैं वहां पर, रास्ते में औरतें सड़क के किनारे डिलीवरी कर रही हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्या ये बताइए 2000 ये 2020 में ये देखने को मिले तो दुख की बात है। जी सर। सर एक नया अभी चीज अभी शुरू हुई है, वो है आत्मनिर्भर भारत। तो क्या ये कहा जा सकता है कि हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं इस तरीके से? और अगर ये नहीं, आत्मनिर्भरता है तो क्या ये जाता है नहीं, संदेश भारत भारत आत्मनिर्भर हो सकता है, वो कोई बड़ी बात ही नहीं है हमारे लिए। लेकिन आत्मनिर्भर होने के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे की मदद करें, तो आत्मनिर्भर होंगे। हम एक नेशन की तरह, एक पूरे देश की तरह आत्मनिर्भर होंगे। अकेले अकेले आत्मनिर्भर होने की कोशिश करेगा आदमी तो कुछ लोग आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। देखिए, अब जो ये लोग जो है मुश्किल में है, तो इनकी मदद करना हमारा फर्ज है। अगर हम एक दूसरे की मदद करते रहे तो हम आत्मनिर्भर है। लेकिन हर आदमी अकेले आत्मनिर्भर होना चाहेगा, बाकियों की परवाह नहीं करेगा, तो कैसे देश या समाज कैसे आत्मनिर्भर होंगे? सर एक बिल्कुल। आपने जो बोला उससे हमारा एक डिस्कशन हो रहा था आने के पहले, काफ़ी चीज़ पढ़ रहे थे हम लोग। एक 1934 में छपी प्रेमचंद की मशहूर टिप्पणी है, आमिर ने ढूंढी थी, फिर हम लोग उस पर पढ़ रहे थे उसके बारे में कि वहाँ पर वो बात करते हैं कि सांप्रदायिकता और संस्कृति में क्या अंतर सांप्रदायिकता है ना। और संस्कृति एक ऐसी मशाल है जो सरकार को अपने पीछे लेकर चलती है। और अभी हम लोग एक इस दौर में आ गए हैं जहां सरकार के पीछे चलना ही एक नई संस्कृति हो गई है। पीपल आर लुकिंग फॉर पॉजिटिव कन्फर्मेशन बायस वेर एवर दे कैन फाइंड दैट इन्फॉर्मेशन। और व्हाट्सएप पे अपना सुकून ले लेना, फेसबुक पे उसी ग्रुप पे जाना जहां हम अपनी बातें सुन पाते हैं। तो सर एक क्वेश्चन था हमारे तरफ से कि हाउ डू वी एंगेज इन डायलॉग as young people who really do understand that we can talk to each other. बातें तो हो सकती हैं, but when you meet someone who's not ready to listen, how do we do that, sir? मतलब वो कैसे, how do we go ahead and engage in that conversation? देखिए, I believe that there are chronic cases and benign cases. There are some people in every segment of society, in every group, in every community, in every section, who are die-hard prejudiced people. Nothing on the earth can change them. That is not possible. They are gone cases. They are sealed, signed, and delivered in a wrong direction. But thankfully, most of the people, even if they have certain prejudices, even if they have some misinformation, it is still a benign case. If you talk to them reasonably, and if you make your point simply, you see, first of all, obviously you will belong to some group, some community, some section of segment of society. So, and there are wrong people everywhere. Everywhere, there's no exception. So, first of all, you are a suspect. That are you out to criticize others and you have no courage to do some introspection? Are you honest enough to say that the group that you belong to or the community you belong to, there are some people who are wrong there also? And first of all, this like charity, this analysis and this criticism should also begin from home. That first of all, you see that group of people, that community, that segment where you belong to, that who are the wrong people and what they are doing. When you criticize them, then morally you get the right to talk about others. Not only that, even the listener will know that you are honest, you are fair, you are objective, you are not discriminating between this wrong person and that wrong person. This is important. जी सर। नहीं सर जो भी बात हो रही थी कि हम लोग वैसे ही जगह बात करना चाहते हैं जहां अपने तरीके की बात हो, तो ऐसी कई बातें ग्रुप्स पे होती हैं जो आगे चलकर फेक न्यूज की शक्ल ले लेती हैं, और इसको लेकर काफी फिर ट्रोल किया जाता है, और खासकर उन लोगों को ट्रोल किया जाता है जो सवाल करते हैं।
जब पाकिस्तानी कलाकारों पे बैन लगा था, तो एक ऐसे ही फेक न्यूज आपको लेकर भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। वो तो क्या सर, थी? और आप अरे वो वो ये क्या थी थी? कि वो ये कहा गया था कि जावेद अख्तर ने ये बयान दिया है कि अगर किसी भी पाकिस्तानी कलाकार को बैन किया जाएगा तो मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा, तो मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ। जी जी। लेकिन ये कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुझसे सवाल किया गया था तो जी मैंने क्या कहा था, और ये हम्म। कई बार सवाल हुआ। देखिए, उस बात के दो पहलू थे। एक हम्म। पहलू ये है कि सच बात ये है कि पाकिस्तान से मेहदी हसन आए, पाकिस्तान से गुलाम अली आए, पाकिस्तान से नूरजहां आई, पाकिस्तान से नुसरत फतेह अली आए। इन लोग के ह्यूज इंडिया में प्रोग्राम हुए और सर आंखों पे बिठाया गया, और दिल्ली में, बॉम्बे में, हर जगह पे बड़े बड़े, मतलब हजारों लोगों ने इन्हें सुना। लेकिन सवाल यह है कि आज तक पाकिस्तान में लता मंगेशकर का प्रोग्राम क्यों नहीं, आशा भोसले का, मोहम्मद रफी का और किशोर कुमार का प्रोग्राम क्यों नहीं? हम्म। तो ये ताली एक हाथ से बज रही। हमारे यहाँ के पाकिस्तानी एक्टरों ने हमारी फिल्मों में काम किया। परे मनोज कुमार साहब पहले आदमी थे जिन्होंने वहाँ के जेबा और मोहम्मद अली को अपनी पिक्चर में लिया था, बड़े स्टार थे वो लोग। उसके बाद औरों ने भी लिया, लेकिन ये एक ही तरफ से, ये वन वे ट्रैफिक थी। ये हम्म। हमारी तरफ से वहां ना हमारे लोगों के वहां पब्लिक परफॉर्मेंस हुए, ना वहां पर हम फिल्मों में हमारे लोग गए। तो ये बात वन वे तो फेयर नहीं है ना। एक, हाँ। तो इस हिसाब से अगर हम कहें कि ये भी नहीं आएंगे तो लॉजिकली गलत बात नहीं है, सही बात। एक पहलू ये। दूसरा एक और पहलू है, वो भी रियलिटी है कि जो पाकिस्तान का फंडामेंटलिस्ट है, जो पाकिस्तान का कम्युनलिस्ट है, जो पाकिस्तान का इंडिया हेटर है, वो चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऐसे कोई कल्चरल रिलेशनशिप होनी ही नहीं चाहिए, इसलिए कि उससे तो लोगों को इंडिया और अच्छा लगने लगेगा। वहां के आम आदमी को हम्म। इंडिया से कोई प्रॉब्लम जी नहीं है, लेकिन वो मुल्ला को है, आर्मी को है, इस्टेब्लिशमेंट को है। आम आदमी को क्या प्रॉब्लम है? वो क्या, भैया आऊंगा, बड़े बड़े शहरों में घूमूंगा, अच्छी अच्छी चीजें देखूंगा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है यहाँ, अच्छी फिल्में बनती है, यहाँ पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने इतनी तरक्की कर ली है, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इतने, तो उसके लिए तो एक ग्लैमर जगह है। हाँ। लेकिन ये कि अब अगर हम बैन करते हैं तो वहां पर खुश कौन होगा? जो वहां का लिबरल या प्रोग्रेसिव, वो खुश नहीं होगा, मुल्ला को खुशी होगी। मुल्ला को इससे खुशी होगी कि अच्छा हुआ इंडिया ने इन्हें बैन कर जी दिया। तो अब हम सवाल ये है कि एक तरफ ये कि हम ये करके मुल्ला को खुश करें वहां से, या दूसरी तरफ हम ये भी सोचें कि यार हमारे आर्टिस्टों को तो आपने चांस नहीं दिया, और दोनों लॉजिकल करेक्ट। तो इस हम्म। पर कोई फैसला करना बड़ा मुश्किल है। जी सर, अभी फिल्म इंडस्ट्री की बात हुई तो एक फिल्म में आपने एक्टिंग भी की है, मंटो मिनटों में। किस में फिल्म? अरे वो एक्टिंग क्या, वो हमारी बड़ी पुरानी दोस्त है, नंदिता जी जिनका नाम है। शबाना के जी। साथ उसने बहुत बरसों पहले पिक्चर बनी थी जी ना, फायर, उसमें काम किया। हाँ। तो तब से हमारे लिए फैमिली मेंबर जैसी है वो। तो वो पिक्चर बना रही थी, तो एक दिन आगे ही कह ले कि आप इसमें एक छोटा सा रोल कर दीजिए, राइटर का है ये। तो अब चलो कर देते। तो ऐसा, मतलब कोई मैं अपनी एक्टिंग करियर लॉन्च नहीं जी कर रहा था, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ नंदिता's insistence that I जी indulged in that. सर एक थोड़ा सा लोडेड सवाल है आपके लिए। वी प्रिपेयर्ड फॉर इट, काफ़ी तैयारी की थी हम लोगों ने इसके लिए। कहानी कहानी शुरू जरूर। होती है आपकी एक इंटरव्यू से, जो हम और आमिर बचपन से सुनते ही आ रहे हैं कि आपने एक लड़की को देखा, लगा दो कैसे लिखा। अ लॉट ऑफ लाइफ लेसन्स टू टेक फ्रॉम देयर, हाउ टू बी स्मार्ट, हाउ टू डू थिंग्स। पर काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, उतना अच्छा गाना। और वहाँ से उस गाने को हम लोगों ने नोटिस करना तब शुरू किया जब हम लोग आपका टेड टॉक देख रहे थे इंडिया में शाहरुख खान के साथ। जब आपने शब्दों और शब्दों के महत्व पे बात की कि भाई देर इज अ साउंड जी। दैट वी हैव डिसाइडेड टू नेम समथिंग, हम्म। राइट। एंड जब मैंने उसको सुनना शुरू किया, मैं न्यूयॉर्क में रह रहा था यहाँ पे, और अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, राइट, नॉट जस्ट इंग्लिश एंड हिंदी। एंड दैट्स व्हेन दैट हिट होम विथ मी। आई वाज लाइक ये तो बहुत अच्छी बात है। And from there, we have gone from हाँ। writing songs to TED Talks, where we are talking about words and what they mean and how we can put them apart. And now you have lazy remixes that come in. People who go after
really things that have been created, they try and add on things on their own. But what we wanted to ask you sir कि sir remix या adaptation तो नया नहीं है. This has happened a lot in साहित्य, literature, movies में हर जगह. But why is this culture of remixing not really hitting its stride in adapting someone's work? Well, it's not adapting. It is almost like a plagiarization. It is like uh, giving some kind of a bad deal to the original composer and the writer and the singer. You see what they do, which is not done, and there should be some law to stop this practice. You know, these songs sung by, say, Lata Mangeshkar, sung by Mohammad Rafi, sung by Asha Bhosle or Kishore Kumar, they are not just songs. These are a contemporary cultural heritage. And in 50s and 60s, whatever they produced was really great. Now you take that, add a jhankar beat in it, you take the mukhra by which this song is recognized, which is the source of popularity of the song, and then write meaningless, grammatically wrong, out of meter antras and record it again. Now, why can't you be creative on your own? Those who are writing your antras, why can't they write for mukhra also? Why do you depend on us for a mukhra? There are many songs of mine also who have gone through this hell, and they have been given this treatment, which is not acceptable. This is unfair. And besides that, it is a kind of acceptance of their emptiness. Why can't they do it on their own? You take writers, you take somebody to put some extra music in it, and writers to write two antaras. Those who can write two antaras, why can't they write an original mukhra? Why they have to depend on us and take our super hit work? And by that, what you do, that you give most of the credit to those people who are working for you, who are your minions, and who are your payroll. And the original music director, the original writer, and the original singer get marginalized. Even if you give their name somewhere down there, which is not fair. It's their creation. So this is something that they are, if you take Lata Ji's song and you put extra beats in it and somebody else is singing it. So do you realize that it is like putting psychedelic lights in Ajanta? It is like putting disco music in Taj Mahal. Ji. Lata Mangeshkar songs are a cultural heritage. We have to respect them. And we have to keep them the way they are. जी सर एक सवाल था which is more recent, which Amir will get towards, coming from the fact कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की है बचपन से ही the space we grew up in to go after Hindi literature, read as much as we can, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, पर अभी भी मतलब 10-12 साल के बाद भी since I graduated school college, अभी भी हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर दूसरे साइड फैज़ अहमद फैज़, मजाज, अभी भी वहीं जाना पड़ता है. सो द कंफर्ट स्पेस इज स्टिल रियली फार फॉर अस टू गेट, एंड आमिर विल ऐड टू दैट मोर बिकॉज वो अभी भी इंडिया में है. हाँ. और हाँ, इसमें सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि साहित्य क्या लिखा नहीं जा रहा है, अच्छा नया साहित्य उर्दू अदब में और हिंदी में, या लोगों के पास सही ढंग से नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन लैग तो आ रहा है बहुत बड़ा. देखिए, कम्युनिकेशन लैग आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं जा रहा और बहुत अच्छा नहीं लिखा जा रहा है. मैं पर्टिकुलरली पोइट्री के बारे में बात करूंगा. अगर आप यूट्यूब पे चले जाइए और बजाय इसके के बड़े बड़े नाम देखें, यू लुक एट द यंग पीपल हु आर राइटिंग पोइट्री, और यूट्यूब पे अवेलेबल है वो लोग जिनका नाम आप पहचानते नहीं होंगे, जिनकी शक्ल आपने पहले कभी तस्वीर नहीं देखी हो, सुनिए उनकी पोइट्री. एक आध कोई गड़बड़ भी निकलेगा, लेकिन जिस तरह की पोइट्री करते हैं वो, मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ. मुझे तो ऐसा लगता है कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ. एक दूसरे के कितना भी आप अच्छा लिख लेंगे, आप दिनकर और निराला तो अपनी जगह रहने वाले ना, ये जायंट्स तो कहीं नहीं जाने वाले. ऐसा थोड़ी आप अच्छा लिख लेंगे तो लोग उन्हें भूल जाएंगे.
भाई मैं कितनी भी अच्छी पोट्री लिख लूँ और आप कितनी अच्छी पोट्री लिख रहे हैं, मीर और गालिब तो अपनी जगह रहने वाले हैं ना, फैज और मजाज तो अपनी जी जगह रहेंगे। वो भी हमारा बहुत बड़ा हेरिटेज है, उनसे हम सीखते हैं। तो हमें चाहे वो क्लासिकल लिटरेचर हो या फिर पोस्ट प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट हो, प्री प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट लिटरेचर हो, या उसके बाद जो मॉडर्न पोइट्री आई या पोस्ट मॉडर्न पोइट्री आई, ये सब आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हर जॉन में और हर जमाने में कुछ बहुत अच्छे शायर हुए हैं, और आज भी कमाल कमाल की पोइट्री है। मैं तो इस तरह की शायरी आजकल सुनता हूँ कि जो कभी सुनी नहीं थी मैंने। तो बल्कि मुझे ख्याल आता है कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये तो देखो कितना अच्छा, कितना सच लिख रहे हैं और कैसा अच्छा खूबसूरत बात लिखते हैं, और उनकी सोच नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि यंगर जनरेशन में कोई टैलेंट की कमी, कम्युनिकेशन में गड़बड़ है। वजह क्या है कि अब हम लोग, कितने लोग हैं जो पोइट्री की किताब खरीदते हैं, जी कहाँ बहुत लेते कम, हैं? अब बहुत बहुत कम, कम है। बिल्कुल। तो अच्छा, एक तो पोइट्री पढ़ने का रवाज कम हो गया, सुन तो फिर भी हम्म। लेते हैं, अच्छा और किसी ने गा दी तो और अच्छा है। लेकिन ये हाँ। कि आप किताब किताब खरीदे, अकेले में बैठ के अच्छी पोइट्री पढ़े, ये कम लोग कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? ये ये आइसोलेशन में नहीं हुआ। हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो सिलेबाई है, उसमें लिटरेचर को, लैंग्वेज को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई इतने बरसों से। बल्कि ये तो ऐसा लगता है अच्छा भैया ठीक है, जो लोग साइंस या कॉमर्स नहीं पढ़ सकते वो बेचारे चले जाते हैं, लिटरेचर पढ़ लेते हैं। हम्म। लिटरेचर तो सबको पढ़ना चाहिए ना भाई, चाहे वो साइंटिस्ट हो चाहे वो कॉमर्स जी में जा रहा हो। बेसिक नॉलेज हमारे देश की क्या लिटरेचर है मालूम होना चाहिए, जी वो नहीं है। बिल्कुल। सर, कमिंग फ्रॉम एकदम पुरानी बात हो रही थी और बिल्कुल करंट पे आते हैं, फ्रॉम स्कूल एंड द यंग गन्स। अभी हाल में हम लोग पढ़ रहे थे जब हमारी बात हुई कि इंडिया में स्कूल्स खुल रहे हैं पर पार्लियामेंट नहीं खुला है। मतलब कैसी सोच है, कहाँ हम लोग जा रहे हैं, मतलब मगर अब जी एक मिनट देखिए, जी ये अलग अलग है। जब सब स्कूल बंद हो गए थे, पार्लियामेंट 25 जी तारीख तक बिल्कुल चली थी। तो दोनों इनमें आपस में कुछ जी सिंक नहीं है, ये जरा अलग जी अलग दोनों चीजें हैं जी। और एक बहुत मशहूर हम्म लाइन है कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद हम्म, आवारा हो जाती है। और जब अभी ठीक कोरोना से पहले सड़कें सुनसान नहीं थी, सड़कों पे हलचल मच गई थी, पूरे देश में एक बहुत बड़ा जी प्रोटेस्ट चल रहा था। ले, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर कुछ सूनापन आ गया था, वो सड़कें शायद उससे पहले सुनी हो गई थी कि इस तरह का कानून आया कि सड़कों में इतनी जबरदस्त हलचल मची? कई बातें हुई एक के बाद एक। एक तो देखिए, कुछ इकोनॉमिक डिप्रेशन कोई इंटरनेशनल रीजन से होगा, कुछ हमारी अपनी गलती से होगा। तो कहीं एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम में थी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पिछले मेरे ख्याल से 2 या 3 4 डिकेड में इतना नहीं हुआ था जितना इस वक्त हो गया। इन दिनों हो गया था इवन कोरोना के अटैक से पहले। अब तो कोरोना के अटैक के बारे में पढ़ता हूँ कि इसलिए 45-50 दिन में कोई 8 करोड़ आदमी जी बेरोजगार हुए हैं, इसलिए कि सारे काम काम बंद हो गए हैं। तो ये समस्याएं तो हैं। फिर बीच में वो अपना एनआरसी और दूसरे जो लॉज थे उनसे प्रॉब्लम लोगों में था। तो एक के बाद एक कुछ गड़बड़े एक दूसरे पे ओवरलैप करती रही। फिर दिल्ली में एक बड़ा कम्युनल राइट हो गया। तो ये हम्म। आप एक चीज से निकलते थे दूसरी शुरू हो जाती थी। उसके बाद ये कोरोना आ गया तो सारी बातें साइड लाइन हो गई। अब कोरोना का प्रॉब्लम है। लेकिन ये कि कोरोना में कि एक हद तक ये भी हुआ है कि एक देश में एकता का ख्याल आया है। और ये भी हुआ है इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने जब कहा कि भाई ये लॉकडाउन होना चाहिए तो हर आदमी ने बिना कोई गिला किए बात मान ली। जब उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर थाली या ताली बजाइए तो पूरे देश में हर आदमी ने ये काम किया। हम्म, तो एक, हाँ, बिल्कुल। तो एक वक्त तक बिल्कुल टोटली हम सरकार और प्रधानमंत्री के पीछे चलने का फैसला आपने किया और चले। अब एक सवाल जो है वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है कि भाई ये जो करोड़ों आदमी बेरोजगार हो गए हैं और ये जो सड़क पे चल रहे हैं तो इनका क्या होगा?
भाई आप कॉर्पोरेट्स को, इंडस्ट्री को डायरेक्ट ही पैसा तो देंगे ना, तो वर्कर को भी थोड़ा सा डायरेक्ट पैसा दे देने में क्या तकलीफ है। ये जो बेरोजगार लोग हैं, आप इनके लिए सस्ते घर बनाएंगे, बहुत अच्छी बात, और उन्हें बहुत कम किराए पे देंगे, बहुत अच्छी बात, और आप उनके रोजगार के लिए फैसिलिटी करेंगे, बहुत अच्छी बात। लेकिन कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। भाई अभी जो प्रॉब्लम है, अभी तो कल की रोटी का प्रॉब्लम है ना, तो वो मकान बनने का इंतजार कैसे करेगा, जिंदा तो रहे तब करेगा ना मकान का इंतजार। तो इस वक्त जरूरी है कि ये जो करोड़ों वर्कर्स बेरोजगार हुए हैं, और एक बात जी आपको और बताऊं, हर बात सरकार पे मत डालो। ये प्रॉब्लम सरकार का शुरू किया हुआ नहीं है। ये प्रॉब्लम बेसिकली जो मीडियम साइज कारखानेदार है, फैक्ट्री ओनर है, जो स्मॉल इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्होंने अपने वर्कर को लेट डाउन किया है। जिस दिन लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ, उन्होंने अपनी फैक्ट्री पे ताला लगाया और घर जाके एयर कंडीशन में सो गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे जो 20 वर्कर है, 25 वर्कर है, 30 वर्कर है, इनका क्या होगा। एक हम तो उस वक्त यही समझे थे ना शुरू में कि ये चलेगा 1 महीना, तो आप अपने वर्कर को 1 महीना रोटी नहीं खिला सकते थे बिठा के, जो आपके वर्षों से जी काम कर रहा है। और उसके बाद अब वो जा रहा है, अब वो क्या करेगा जब उसके पास काम नहीं है, रोटी नहीं है, सहारा नहीं है। जिनके यहाँ वर्षों से काम कर रहा था, उन्होंने उसे छोड़ दिया, उसे सैलरी भी नहीं दी, तो क्या करेगा वो। अब वो जा रहा है, जब जा रहा है तो ये सरकार के पास जाके कहते हैं कि इनकी ट्रेन मत चलने देना, वरना चले जाएंगे तो हमारी फैक्ट्री कौन संभालेगा। जो कि कर्नाटक में होके हुआ था। हुआ तो है, चलो बिल्कुल। चलो अच्छा हुआ कि कर्नाटक सरकार की समझ में आ गई बात कि तो बहुत गलती कर रहे हैं, जी बुरा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उसे विड्रॉ कर लिया। लेकिन आप ये देखिए बेरहमी कि ये अभी हम सरकार का इसमें कोई बाद में बात आएगी, पहले तो जी। समाज की बात है। इस समाज का क्या एटीट्यूड है गरीब के साथ, पहले समाज तो अपने को ठीक करे, फिर सरकार से गलतियां निकाले। तो ये तो हमारा हाल है। मैं जानता हूं, मैं जहां मुंबई में रहता हूं, ये भाई खाता पीता इलाका है, यहाँ तो जरा खाते पीते लोग रहते हैं। यहाँ पर जो मेड्स हैं, जो आके इनका बर्तन साफ करती थी, झाड़ू देती थी, फ्लोर साफ करती थी, कई जगहों पे उनकी सैलरी जब 5,000 रुपए देते हों, 1,000 रुपया इसलिए काट लिया कि इस महीने में पूरे दिन में थोड़ी आई हो तुम। आपका ये एटीट्यूड जब समाज का है गरीब जी की तरफ, तो आप क्या सरकार को ब्लेम करें, वो तो बात की बात है। तो पहला ब्लेम जो ये लोग जहां काम करते थे, वहां के मालिक का फर्ज था कि इनको महीना 1.5 महीना संभाले। इस बिजनेसमैन ने, इस फैक्ट्री ओनर ने इस वर्कर को लेट डाउन किया है। एक बहुत बड़ा नुकसान इन्होंने ये किया है कि जो लोग अपने गांव से आके शहर में काम करते थे, उन्हें उम्मीद थी कि चलो यार सड़क पे सो जाएंगे, कहीं स्लम में सो जाएंगे, लेकिन कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी, घर 4 पैसा तो भेज सकेंगे। आपने उस आदमी का, उस माइग्रेंट का ये एतबार तोड़ दिया। अब उसे आप पे भरोसा नहीं रहा। तो भाई जब भूखा ही मरना है, तो मैं अपने घर से 600 किलोमीटर और 800 किलोमीटर दूर क्यों मरूं, मैं अपने घर में ही मरूंगा। ये इन्होंने बहुत बुरा काम किया है। ये फैक्ट्री ओनर, ये जो लोग एम्प्लॉयर्स थे, ये जो अपना ये है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये रियल एस्टेट में जो वर्कर, हाँ ये जो है, इन्होंने मजदूर को लेट डाउन किया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी एक आदमी जो नाराज होके काम छोड़ के, शहर छोड़ के अपने घर पैदल जा रहा है, आप उसके लिए कानून बना रहे हैं कि अब इसको इतने घंटे काम करना पड़ेगा और इसे ओवर टाइम इतना करना पड़ेगा। अरे पहले उसको मनाओ, उसको ठीक करो, फिर बाद में सोचना। तुम तो उसे वापस बुलाने के बजाय एक धक्का और दे रहे हो ऐसे कानून बना के। अब क्या अकल बताएं, कैसे समझाएं। जी सर, इससे पहले हम लोग जो बात कर रहे थे, कई जो आपने कहा कि लता मंगेशकर के गीत एक हेरिटेज हैं, इन सारे लोगों के गीत एक हेरिटेज हैं। तो एक बहुत बड़े शायर नज़्मकार हैं शकील बदायूनी, उन्होंने एक गीत लिखा जिसको कंपोज किया नौशाद ने और गाया मोहम्मद रफी ने, कृष्ण भजन। इस तरह के एग्जाम्पल जो
बताते हैं कि सचमुच में जो गंगा जमनी तहजीब की हम लोग बात करते हैं वो हिंदुस्तान जी। में है। लेकिन आज जब हम लोग इस तरीके से आते हैं तो एक जगह फिर यहाँ पे प्रेमचंद को कोट करेंगे कि सांप्रदायिकता हमेशा संस्कृति की दुहाई देती है। तो क्या अभी के वक्त में सांप्रदायिकता संस्कृति की दुहाई देके ये कहने को मजबूर करती है कि तुम एक खास चीज बोलो, अगर तुम नहीं बोलोगे, अगर तुम मेरे विचार को नहीं मानोगे, अगर मेरी संस्कृति को नहीं मानोगे, तो तुम नेशनलिस्ट नहीं हो। आप सही कह रहे हैं, और ये बीमारी जो है आपको हर वर्ग में मिलेगी। ये बीमारी किसी एक वर्ग की नहीं है, ये हर वर्ग में ऐसे लोग आपको मिलते हैं। वो समझते ही नहीं बातें। और सच बात ये है कि आप ये जो, जैसे आप गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, आधा तो इन लोगों को यही नहीं मालूम कि क्या चीज कहाँ से आई है, कौन सा शब्द कहाँ से आया है, कौन सा हुनर कहाँ से आया है, कौन सा अपना है, कौन सा बाहर से आया, मिल गया, मिक्स हो गया, चेंज हो गया। तो आप चीजों को अलग नहीं कर सकते हैं। ये जैसे कपड़ा बुना होता है तो उसमें धागे ताने बाने एक साथ होते, ऐसा ही कल्चर। कल्चर कोई रुकी हुई चीज नहीं है। जो संस्कृति है वो कोई ठहरी हुई चीज नहीं है। संस्कृति आगे जाती है, पीछे नहीं जाती है। उसमें नई नई चीजें आती रहती है, उससे मिक्स होती रहती है, जब तक के आपका असल सही है तो उसमें आने दो। अगर समंदर बड़ा है तो कितनी नदियां भी आ जाए, समंदर थोड़ी खराब हो जाने वाला है, वो उन नदियों को भी अंदर ले लेगा। और ये जो देश है, ये विशाल देश, ये एक बड़ा विशाल सागर है सभ्यता का, संस्कृति का, जिसमें न जाने कितनी नदियां आके खो गई हैं। अब उसमें गए हर नदी का पानी बाहर निकालो, वो तो हो नहीं सकता भाई, वो पॉसिबल नहीं है। आप है वो पॉसिबल ही है, वो तो पीछे कूदते जा। लेकिन ये बीमारी जो है ना, प्योरिटी ऑफ कल्चर की, ये आपको सब जगह मिलेगी। ये एक्सट्रीम हिंदुओं में मिलेगी और एक्सट्रीम मुसलमानों में मिलेगी, एक्सट्रीम क्रिश्चियंस में मिलेगी। तो जो हर जगह पे जो इस तरह के रेग्रेसिव लोग हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि समय का पहिया उल्टा घूमे, वो घूम नहीं सकता, वो नहीं हो सकता है। तो आगे जाएगी चीजें। जी सर। तो ये अब जैसे वेस्टर्न कल्चर है, अंग्रेजी कल्चर है, उसकी कितनी चीजें हमारे अंदर आ गई है, वो हमारी हो गई। जब वो फिर हम उसे अपनी तरह अपनाते हैं। जो भाषा भी है उसमें अगर भारतीय शब्द आता है तो उसे भी हम अपनी तरह अपनाते हैं, उसे अपना लेते हैं, वो हमारा हो जाता है। तो इसी तरह सारी जो संस्कृति में चीजें हैं वो अल्टीमेटली हिंदुस्तानी है। तो किसी ने की हो, किसी से आई हो, कहीं से आई हो, लेकिन जब हिंदुस्तान ने उन्हें लिया तो हिंदुस्तानी बना लिया। जी। लेकिन उसके बाद भी सर ये कहा जाता है कि उर्दू जो है एक खास वर्ग, एक खास समुदाय की भाषा है, और इस वजह से शायद कुछ लोगों को उर्दू नामों से काफी सख्त नफरत हो गई, वो बदलने लग गए हैं। नहीं, देखिए भाषा, ये पहले तो यही बेवकूफ़ी की बात है, भाषाएं जो है वो वर्ग की नहीं होती है, भाषाएं रीजन्स की नहीं होती हैं, रिलीजन्स की नहीं होती, रिलीजन की कोई भाषा नहीं होती, रीजन्स की होती। फ्रांस की भाषा फ्रांसीसी है, जर्मनी की भाषा जर्मन है, जापान की भाषा जापानीज है, इंग्लिस्तान की भाषा अंग्रेजी है, पंजाब की भाषा पंजाबी है, बंगाल की भाषा बंगाली, महाराष्ट्र की भाषा मराठी। तो इलाकों की होती है जबानें, वर्ग की थोड़ी होती है, कम्युनिटीज की थोड़ी होती है। भाई आप हिंदुस्तान में ले लीजिए तो हिंदी क्या हिंदुओं की जबान है? तो तमिलनाडु के हिंदू तो नहीं बोलते हैं, न केरला के बोलते हैं। तो उर्दू क्या मुसलमानों की जबान है? तो बांग्लादेश के तो 10 करोड़ मुसलमानों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। उन्होंने कहा हमें उर्दू नहीं पढ़नी भाई, हमें बंगाली पढ़नी है, हमारी मदर टंग बंगाली है, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे। तो ये 10 करोड़ बंगाली, जिन्होंने एक रीजन भाषा भी था कि हमको उर्दू नहीं पढ़नी है, हम बांग्ला पढ़ेंगे इसलिए कि हम बंगाली है, तो उसके बाद कैसे तुम कह सकते हो कि उर्दू मुसलमानों की जबान? ये 10 करोड़ तो मुसलमान थे ना जिन्होंने कहा हमें उर्दू नहीं पढ़नी। अच्छा, अब दिल्ली में आप किसी भी आदमी से जो रेफ्यूजी हैं, फैमिली से आए हैं, कि जिनके दादा या परदादा उस इलाके से आए थे जो अब पाकिस्तान हो गया है, तो वो आपको बताएंगे जी मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो तो उर्दू ही पढ़ते थे, उर्दू ही लिखते थे।
और मेरे या ग्रेट ग्रैंडफादर थे, तो उर्दू में सब कुछ लिखते थे, पढ़ते थे वो। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग उधर से आए हैं, चाहे वो गुलजार साहब हो, चाहे वो आनंद बख्शी साहब हो, चाहे वो मनोज कुमार साहब हो, ये सब प्राण साहब हो, ये कितने लोग हैं, ये सब उर्दू ही में लिखते हैं, आज तक उर्दू में लिखते हो। तो पंजाब में हर आदमी उर्दू पढ़ता था, चाहे वो हिंदू हो के मुसलमान हो। यूपी में लखनऊ में हर आदमी उर्दू पढ़ता था, चाहे वो हिंदू हो के मुसलमान हो। भाई हिंदुस्तान के जो कॉइन्स हैं, मेरे पास कॉइन रखे हुए हैं जो 1946 में मिंट से निकला, 46 का इंडिया का कॉइन, उसके ऊपर अंग्रेजी में और उर्दू में लिखा होता है 1 रुपया, हिंदुस्तान के कॉइन। एक इंग्लिश में 1 रुपी और ऊपर उर्दू में लिखा हुआ 1 रुपया। ये हिंदुस्तान की जबान है, हिंदुस्तान में बनी है, इसके अलावा ये कहीं की है ही नहीं। कहीं पाकिस्तान जो है वो तो ठीक है, 70-75 साल पहले बन गया, हिंदुस्तान का ही तो टुकड़ा था ना। या ये जो इंडिया पाकिस्तान के जो डायस्पोरा कहीं भी है वो उर्दू जानता है। बाकी आपका क्या ख्याल है कि अरब उर्दू जानते हैं, पर्शियन उर्दू जानते हैं, उज़्बक उर्दू जानते हैं, कजाकिस्तानी उर्दू जानते हैं, कौन सऊदी उर्दू जानते हैं? तो कुछ नहीं जानता। तो ये अगर बाहर कहाँ से आई है? अगर बाहर से कहीं आई तो चलो वहां देखते हैं वहां पर है कि नहीं है। कहाँ से आई? कहीं से तो। भाषा होती क्या है? एक बात, लैंग्वेज किसे कहते हैं? क्या भाषा स्क्रिप्ट है? अगर स्क्रिप्ट है भाषा, तो अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, ये सब तो लैटिन कहलानी चाहिए, इसलिए उनकी स्क्रिप्ट तो लैटिन है। अच्छा, पंजाबी लो तो 3 स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखते हैं, उर्दू स्क्रिप्ट में लिखते हैं, गुरमुखी में लिखते हैं, हर जगह पंजाबी ही रहती है। पिक्चर का पोस्टर आपने देखा है, KUCH HOTA तो ये कुछ कुछ होता है जो KUCH में लिखा है, तो ये इंग्लिश हो गई क्या? ये इंग्लिश है या हिंदी है? तो हिंदी है, बिल्कुल। अल्फाबेट तो इंग्लिश के है। तो मालूम हुआ कि भाषा स्क्रिप्ट से नहीं होती है। तो क्या भाषा वोकेबलरी से होती है? मैं आपसे कहता हूं, ये इंटरव्यू स्काइप पे है, तो मैंने 5 वर्ड बोले, ये इंटरव्यू स्काइप पर है। इनमें 2 जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है इंटरव्यू और स्काइप जी। तो क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूं? जबकि 2 मेन वर्ड ये है, ये है हिंदी, और जो मेन वर्ड है वो इंग्लिश में है, स्काइप इंटरव्यू। तो क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं? नहीं, मैंने अपनी भाषा में, हिंदुस्तानी भाषा में अंग्रेजी के 2 शब्द इस्तेमाल किए, तो मालूम हुआ वोकेबलरी भी भाषा नहीं। तो भाषा क्या है? भाषा है ग्रामर, और सिर्फ ग्रामर। अब बताइए, उर्दू की ग्रामर और हिंदी की ग्रामर में क्या डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं। एक आदमी बिहार का या यूपी का जो पढ़ा लिखा नहीं है, ना लिख सकता ना पढ़ सकता, जब वो कहता है तुम कैसे हो, मैं अच्छा हूं, खाना खाओगे, पानी पियोगे, घर जाओगे, ये क्या बोल रहा है? हिंदी बोल रहा है, उर्दू बोल रहा है? हिंदुस्तानी बोल। उसे लिखना नहीं आता, उसे पढ़ना नहीं आता। ये कौन सी जबान है? यही जबान है हिंदी, और यही जबान है उर्दू। अब इसको आर्टिफिशियली आप अलग करते हैं, इसे आर्टिफिशियली अलग किया जाता है, वरना ये हिंदुस्तानी कहलाती थी जो ये है भाषा, यही उर्दू है। अच्छा, शब्दों का जहां संबंध है, उर्दू में पर्शियन के बहुत से वर्ड हैं। एक एवरेज हिंदी डिक्शनरी ले लो, उसमें 5 से 6 हजार पर्शियन के वर्ड होंगे हिंदी में। बिल्कुल, हमको मालूम ही नहीं कि ये पर्शियन है। अब हम लोग कैसे बोलते हैं, साहब मैं तन मन धन से आपके साथ, इसमें मन और धन तो संस्कृत है, तन पर्शियन है, तन इज अ पर्शियन वर्ड। तो अब क्या करो, तन निकाल दो, अगली बार क्या बोलोगे? मन धन से आपके साथ हूं, तन नहीं बोलोगे। कहां से क्या करोगे? ये सब बेकार बात है। उर्दू नॉर्थ इंडिया की भाषा थी, और इसको आपको उर्दू का अल्टीमेट एक और किस्सा सुनो। एक
1798, यानी समझिए कि 19वीं सेंचुरी 2 बरस में शुरू होने वाली थी। 1798 में पहली दफा एक साहब थे, दिल्ली में रहते थे, शाह अब्दुल कादर। उन्होंने कुरान का ट्रांसलेशन उर्दू में की। शाह अब्दुल कादर पे जो उस जमाने के जितने उलमा थे, उन्होंने कुफ्र का फतवा दे कुफ्र दिया का फतवा। कि इस आदमी ने, जी जनाब, कि इस आदमी ने कुरान जैसी पाकीज़ा और पवित्र किताब को इस गंदी जबान में ट्रांसलेट कर दिया है, उर्दू में। इतनी मुसलमान है ये। उसके बाद जब ये टू नेशन थ्योरी प्रीच की गई, और जो मुस्लिम लीग ने और महासभा दोनों ने की, तो अब भैया तुम हिस्ट्री के नए नए वर्जन बना लो, कोई अपना एक बना ले, कोई दूसरा बना ले, तुम जमीन पे झगड़ा कर लो, ये इलाका हमारा है, वो इलाका तुम, जबान कैसे बांटोगे? तो ये उर्दू को जबरदस्ती ढकेल के इधर भेज दिया गया, और ये मौलवियों ने काम किया, इसको ले लिया, टेको इसलिए कि पॉपुलर जबान थी। ये तो नफरत करते थे इस जबान से, मगर जब जरूरत पड़ी पब्लिक कम्युनिकेशन की, तो उन्होंने इस लैंग्वेज को कहा ये तो हमारी, तुम्हारी कैसे है भाई? इसलिए कि उर्दू का लिटरेचर आप पढ़ेंगे तो 300 साल पहले, 350 साल पहले भी जो पोएट है, उन्होंने तो सारी पोएट्री इन मुल्लाओं के और मौलवियों के खिलाफ लिखी। जी, मतलब मीर से भी एक सीनियर पोएट, कायम का एक शेर है, आपको सुनाता हूँ। सारी शायरी ऐसी है पुराने जमाने की, तो अब तो लोग कम करते हैं हमारे डर के कि क्या हो जाएगा। पहले तो बहुत था कि काबा जो ढह गया है तो क्या जाएगा में शेख, जाए गम, गम की जगह। अरे भाई, काबा अगर टूट गया है, ढह दिया गया है, तो इतना गम करने की क्या बात है शेख? कुछ कसरे दिल नहीं, ये दिल का किला थोड़ी है। काबा जो ढह गया है तो क्या जाएगा में शेख, कुछ कसरे दिल नहीं कि बनाया ना जाएगा। हाँ, कितनी पोएट्री है वो रिएक्शनरीज के, फंडामेंटलिस्ट के और रिग्रेसिव आइडियाज के खिलाफ। शुरू से ही ये सेकुलर लैंग्वेज, ये इनका मौलवियों का क्या ताल्लुक, इससे मुल्लाओं का ताल्लुक क्या है जबान से? और आज भी अगर वो उर्दू बोलते हैं तो उर्दू इस लहजे में बोलते हैं जैसे अरबी बोल रहे हो, जी, वो हमारी तरह नहीं हाँ, बोलते। तो हमें तो अलग ही लगती है। हमारा और कुछ दोस्तों का अभी भी इन्हीं चीज़ों पर बातें होती है। सर आप कह रहे थे, प्लीज़। जी, तो ये जो इसका जो पूरा होता क्या है कि आप कोई भी लैंग्वेज लेंगे तो उसकी पोइट्री हमेशा धार्मिक शुरू होती है, फिर दूसरे टॉपिक्स में चली जाती है। उर्दू के साथ ऐसा नहीं हुआ। उर्दू पोइट्री पहले दिन से एग्नोस्टिक, एंटी प्रीचर, एंटी रिलीजियस, एंटी रिग्रेसिव थॉट्स। मतलब इसमें जो अच्छी जगह है वो है मैखाना, हाँ, यानी टेवर्न, मगर मैखाना इज द सिंबल ऑफ फ्री थिंकिंग। और जो खराब जगह है वो है हरम, मस्जिद रिस्ट्रिक्शंस। और अच्छा रिस्ट्रिक्शन, और वो सिंबल है रिस्ट्रिक्शन का, फंडामेंटलिज्म। बिल्कुल। और इस उर्दू गजल के विलन कौन है? शेख जाहिद, द टायरेंट, द किंग। सारे के सारे जो है मुहतसिब, ये जो है, ये जितने रिलीजियस प्रीचर है, ये सब के सब जो है उसके विलन है। और हीरो कौन है? रिंद, या तो शराबी और या लवर, आशिक। जी, तो ये उसकी, इसके ऊपर ये पूरी पोएट्री चली है। इसको ये कहना कि मुसलमानों की शायरी जाहिर शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां पर खुदा ना जहाँ हो, खुदा नहीं है। तो ये तेवर उर्दू पोएट्री के हमेशा रहे। इसको ये कहना कि एक मुसलमानों की पोएट्री, ये तो इतना बड़ा धरोहर है, ये हिंदुस्तान का इतना बड़ा खजाना है, तो इसमें इतनी ग्रेट पोएट्री है। मैं तो अंग्रेजी लिटरेचर में ऑनर्स मैंने किया है, लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अंग्रेजी के काफ़ी अच्छे अच्छे पोएट जो है, वो आप छोड़ दीजिए शेक्सपियर को, वो एक अलग लीग है। ये अच्छे अच्छे पोएट जो है, ये उर्दू के बी ग्रेड पोएट के बराबर। और जैसा आपने कहा सर कि उर्दू में मतलब एंटी प्रीचर, एंटी रिलीजियस कविताएं नज़्में रहती हैं, और उर्दू नॉट के ओनली दैट, सिर्फ जी, ये नहीं। नॉट ओनली दैट, इसमें आप देखिए, हम जो
हम मानते हैं बहुत बड़ा पोएट गालिब को। गालिब की पोएट्री देखिए, गालिब वाज पॉसिबल ओनली इन इंडिया। गालिब इंडिया से बाहर हो ही नहीं सकता था। उसका शेर है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, चुबुए अब मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता, कि अगर मैं नहीं होता तो सोचो मैं क्या होता। इसलिए कि जब कुछ नहीं था तो खुदा था, अगर कुछ नहीं होता तो खुदा होता। तो ये मेरे होने से मेरी नुकसान हो गया, सोचो अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। ये इब्राहिमिक जो रिलीजन्स है, जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम का थॉट नहीं। इस्लाम में, जूडाइज्म में, क्रिश्चियनिटी में गॉड इज द मास्टर, ही इज द टीचर, ही इज द जज, ही इज द जूरी, ही इज द एग्जीक्यूशनर। वो अलग है, आपको देख रहा है। ये एक है अद्वैत की फिलॉसफी कि जहां क्रिएटर और क्रिएशन अलग चीज नहीं है, वो एक ही है। अहम ब्रह्म, जैसे अहम ब्रह्म को, ये शायरी जो है ये वेदांत है। ये उसको कंफर्म नहीं कर रही इब्राहिमिक रिलीजन्स को। ये वेदांत का थॉट है कि जहां पर इंसान और खुदा दो अलग चीजें नहीं है, वो एक ही है, उनके अलग फॉर्म हो गए। तो ये जो अद्वैत है ये उसकी, या दूसरा शेर सुनो कि जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। जुस्तुजू मतलब तलाश, जुस्तुजू तलाश को कहते हैं। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख, जुस्तुजू क्या है। ये जिस्म कहाँ जलता है भाई, और राख कहाँ कुरेदी जाती है, और उसमें ढूंढते कहाँ हो। ये ईरान में ढूंढते हो, या अफगानिस्तान में ढूंढते हो, ये सऊदी अरब में ढूंढते हो, कुवैत में ढूंढते हो, ये हिंदुस्तान में हो सकता है शेर। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। तो आप ये देखिए, ऐसी तो ये मैं दो मिसालें दे रहा हूं, लेकिन आपको थ्रू आउट ये मिलेगा कि ये हिंदुस्तान की जमीन में बोई हुई और हिंदुस्तान की जमीन से उगी हुई शायरी है। सर, और शायरी की बात हुई, हम लोगों ने सुना काफ़ी, एक सवाल था जिसके आप तरफ हम लोग को ऑर्गेनिकली ले आए, तो वील ट्राई एंड कीप द टाइम इन माइंड, वी हैव 12 मिनट्स इन आवर हैंड। एक किस्सा है जो हम आमिर काफ़ी बात करते हैं जिसके बारे में, वेयर वी लर्न अबाउट हाउ टू रिमेंबर समवन हु यू लाइक, समवन हु इज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर यू, एंड उसके अलावा कैसे आप किसी के लिए अपना एक जज्बा व्यक्त कर सकते हैं अलग तरीके से। और आपके कुछ दोस्त लोग बाकी थे जिसके बारे में आमिर बात करेगा। जी जी, एक बहुत बड़े जो राइटर और मेरे फेवरेट रहे साहिल लुधियानवी, जिन्होंने एक आईना दिखाने का काम किया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। और जिस दिन विमेंस डे मनाया जाता है उसी दिन साहिल लुधियानवी जी की एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी भी है इत्तेफाकन। और ये एक किस्सा पढ़ने में आया कि कुछ शायद आपके 200 रुपए बकाया थे हमारे पास साहिल कहीं सुनी लुधियानवी बातें जी। हैं सर, तो आप प्लीज। नहीं, साहिल साहब एक्चुअली तो मेरे मामू जो मजाज लखनवी बहुत बड़े शायर थे, उनके दोस्त थे, और मेरे बाप जानिसार अख्तर उनके दोस्त थे। लेकिन उनका कुछ मुझसे एक अजीब सा रिश्ता था। वो, मैं ऐसा नहीं कि मुझे भतीजे या भांजे की तरह ट्रीट करते थे, वो मुझे जावेद नहीं कहते थे, नौजवान कहते थे। और उस वक्त मेरी उम्र भी क्या 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल ये उम्र थी। तो मैं बम्बई में था, और वो बम्बई में इस वक्त बहुत ही कामयाब टॉप के नंबर 1 सॉन्ग राइटर थे, बहुत बड़े आदमी। तो मैं महीने में एक बार चला जाता था, या 1.5 महीने में एक बार उनके घर शाम को। वो रहते थे जरा मेन सिटी से थोड़े से बाहर। अब तो घनेरी जगह आबादी हो गई वहां, लेकिन उस जमाने में सिर्फ 7 मकान थे। तो उस जगह का नाम आज तक 7 बंगला है। वो वर्सोवा में एक जगह, वहां वो रहते थे। तो मैं जाता था उनके पास, और उस जमाने में मैं ड्रिंक भी करता था, वो भी तो रोज ही पीते थे। तो मैं उनके साथ बैठ के थोड़ी शराब पीता था, फिर खाना खाता था वहीं, और वहीं सो जाता था, और फिर सुबह आ जाता। और वो, मैं उनको, मुझे तब बुलाते थे, मैं उन्हें फोन करता था, उस दिन बुलाते जिस दिन वो अकेले, और मैं और वो बैठते थे, और वो दुनिया जहान की मुझसे बात करते थे। और जो कुछ उन्होंने नया गीत लिखा है
या गजल लिखी है, नज्म लिखी हो, मुझे सुनाते थे। और मैं भी ऐसा बेवकूफ उस जमाने में कि मैं अपनी साफ राय देता था। जैसे ये नहीं कि साहब पढ़े हैं तो मैं क्या कहूँ कि ये लाइन तो मुझे ठीक नहीं लगी, इसमें आपको ऐसा। और वो संजीदगी से मेरी, उन्हें शायद ये एहसास था कि ये पोइट्री समझता है, तो वो मेरी संजीदगी से मेरी बात का जवाब देते थे। मुझे याद है कि उनकी एक नज्म है, आओ के कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, उन्होंने जब सुनाई थी तो मुझे वो नज्म बहुत पसंद आई थी। वरना ये काली रात इस गमनाक दौर की, डस लेगी जानो दिल को कुछ ऐसे कि जानो दिल, ताउम्र फिर न कोई कैसी ख्वाब बुन सके। तो मैंने उसमें कहा कि मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तो उन्होंने पूछा भाई क्यों अच्छी लगी इतनी तुम्हें, तो मैंने अपना जो इंटरप्रिटेशन दिया कि मुझे क्यों अच्छी लगी, तो उनको बेहद खुशी हुई। पहले मैंने तो कुछ और सोच के लिखी थी, लेकिन जो तुम कह रहे हो बड़ी खूबसूरत बात है। तो ये भी था, या मुझसे बहस में, नहीं ये ऐसे ही ठीक है, सदियों और बरसों में क्या फर्क है, जी घुल के रह जाएगी क्या क्या बदन की खुशबू, जिस्म का अक्स फिजाओं में रहेगा सदियों, फूल चुपके से चुरा लेंगे लबों की सुर्खी, ये जवां जिस्म फजाओं में रहेगा सदियों। अब यहाँ बरसों भी था, तो बरसों और सदियों पे बात हुई, यानी ही सेड कि नहीं वो मैं बाद में सदियों ही यूज करूंगा, इसलिए कि बरसों में वो फीलिंग नहीं आती कि कभी नहीं खत्म होगा, वो सदियों में आएगी। तो ये, हाँ ये सब सब बातें, मतलब ये मेरे सामने की बात है। एंड ही यूज्ड टू गिव मी ग्रेट, मतलब ही यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक ए यंग फ्रेंड। और ये बात मुझे अपने मुंह से कहती अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे उनके एक दोस्त को उन्होंने कहा, और उनके दोस्त ने मुझे बताया कि जब उस वक्त मेरे पास रहने को घर तक नहीं था, मैं एक स्टूडियो में सोता था, तो उन्होंने किसी मेरे दोस्त से कहा कि ये बात मेरी याद रखना कि 50 घोड़े इस लड़के को पीछे नहीं खींच सकते, ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल आदमी हो गया। तो उन्हें क्यों यकीन था मुझे मालूम नहीं, लेकिन आई वॉज ऑनर्ड व्हेन आई केम टू नो और अबाउट इट, यकीन ऐसा यकीन सच कहते था थे वो। सर। तो हाँ, इतना जी यकीन था मुझ पे। चलिए वो सही हो गया, तो अलग बात है। तो एक मर्तबा जब मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैं उनके पास जी सुबह गया। तो एक तो ऐसे ही चौके होंगे, ये तो हमेशा शाम का आने वाला आज है, सुबह ये सुबह सुबह कैसे आ गया। तो आओ भाई नाश्ता करो, ये वो नौजवान ये वो। तो उसके बाद मैंने कहा कि शायर साहब मेरे पास काम बिल्कुल नहीं है, मैं थोड़ा परेशानी में आ गया हूँ, तो अगर आप मुझे कहीं काम वाम दिलवा दें तो बहुत अच्छा। अरे फकीर, अच्छा अपना फर्स्ट नेम फकीर बोल, फकीर की जो भी ताकत है इस्तेमाल करेगा ये वो शिखर। तो उनका बोलने का अंदाज बड़ा जी दिलचस्प था। तो कल मैं बात करूंगा, ये करूंगा। उसके बाद उनके ड्राइंग रूम के बराबर में उनका बेडरूम था, तो अपने बेडरूम में चले गए। अच्छा उनकी खास आदत थी कि जब वो टेंशन में होते थे तो उनकी जेब में छोटी सी कंघी होती थी, पिछली जेब में, वो निकाल के कंघी करने लगते थे। उनके कंघी करने का मतलब है कि अब ये कुछ उलझन में है। तो मुझे बुलाया उन्होंने, तो वो कंघी कर रहे थे खड़े हुए। पहले देखो नौजवान, ये सब दिन हमने भी देखे, हम पर भी गुजरे हैं। तो ये आते हैं चले जाते हैं, और ये कुछ तुम रख लो, और जब हो तो मुझे वापस कर देना, मैं वापस लूंगा। तो मैंने देखा कुछ पैसे टेबल पे रखे। अब एक तो ये देखिए कि उनको टेंशन हो रहा है कि मैं इसे पैसे जी कैसे दूं। दूसरे ये कि उनकी ये हिम्मत नहीं कि वो अपने हाथ में पैसा लेके मुझे दे। ये उनको लग रहा है कि एक तो इसकी वकार, इसकी डिग्निटी, इसके आत्मसम्मान के खिलाफ बात होगी, तो वहां रखा है वो ले लो जी वैसे दूर से। तो मैंने कहा नहीं साहब साहब, मैं पैसे वैसे आप रहने दीजिए, मैं कभी लेता नहीं जी था किसी से पैसे। तो मुझे आपको एक काम आप दिला दिए, तब तक अभी 15-20 दिन का तो है मेरे पास अरेंजमेंट। तो पहले नहीं आए, रख लो, जबरदस्ती जेब में रख दिया। तो बहरहाल जरूरत तो मुझे थी ही, तो मैंने शायद ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया होगा। तो मैं बाहर निकला तो मैंने देखा तो 200 रुपए थे। अब 200 रुपए 1966 में 67 में बड़ी रकम थी, बहुत, मतलब 200 रुपए में आप 2 महीने बहुत बड़ी निकाल रकम। सकते थे और ऐसे। आप 64 में बम्बई आए थे। जी हाँ, जी 64 अक्टूबर में। तो तो खैर, अब वो दिन बदले, फिर हम लोग को काम वाम हो गया। फिर ये भी हुआ कि ऐसी फिल्में जिनमें मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, साहिर साहब गाने लिख रहे हैं, यश चोपड़ा की पिक्चर वगैरह। तो जब हम लोग पार्टीज वार्टीज होती, सब साथ बैठे, ड्रिंक चल रहा है ये वो,
तो मैं साहिर साहब को जरा एम्बेरस भी करता था कि साहिर साहब के 200 रुपए है मेरे पास, मगर मैं अब वापस ही नहीं कर रहा हूँ, अब क्या किया जाए। तो कभी अरे भाई छोड़ो, कभी यूं कहते, कभी ले लूंगा, रखे रहो, ऐसा कुछ, हम आधे मजाक में बात चलती है। बहरहाल वक्त गुजरता रहा और एक दिन मुझे फोन आया कि साहिर साहब का हार्ट फेल हो गया। मैं कार में बैठा, भागता हुआ जैसे ही तेजी से उनके घर पहुंचा, तो घर पे सिर्फ उनकी 2 बहनें थीं और एक साबिर दत्त जो उनके साथी रहते थे, उनके समझिए दोस्त भी थे, सेक्रेटरी भी थे, छोटे भी भाई की तरह भी थे, साबिर दत्त, तो वो थे। तो मैं वहां गया तो मुझे इतने में फोन आया, मैंने फोन उठाया तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर कपूर, जिनके घर में उनकी डेथ हुई थी, डॉक्टर कपूर ने कहा कि देखो बॉडी घर पे तो ले गए हैं, लेकिन ये कि देख लेना कि उनके हाथ बिल्कुल सीधे हो, इसलिए कि वो रिगर मोर्टिस हो जाता है तो फिर हाथ पैर सीधे नहीं हो पाते, तो अभी कर दे। तो मैं गया, वो चादर ओढ़े हुए थे, चादर हटाई और मैंने उनके हाथ सीधा। एक अजीब मोमेंट था वो, कि मैं वो जब हाथ सीधा कर रहा था तो आप ये जिन गीतों का जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे चाहे वो ये दुनिया हमें मुझे मिल भी जाए, हमें मिल भी जाए तो क्या है, अगर मिल भी जाए, ये औरत ने जन्म दिया मर्दों को, और ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, जो वादा किया वो, अब कितने ये गाने इस हाथ में लिखे हैं। ये हाथ जो अभी बेजान है, ये मिट्टी हो गया है, इस हाथ से सारी गीत, सारी शायरी हुई है, इससे लिखी गई है। उस हाथ को मैंने बहुत अदब से सीधा कर दिया। बैठा बैठा फिर सोफे पे मुझे नींद आ गई, वहीं मैं सो गया। अब आंख खुली तो काफी लोग, बी आर चोपड़ा साहब, ये वो सब आके बैठ चुके थे, मैं सो रहा था सोफे, तो मैं भी उठ गया, सलाम किया सबको, गया जाके मुंह हाथ धोया जो भी। अब उनका अर्थी वहीं से ले गए जनाजा, तो वहीं से मैं चला गया उनके साथ। अब वहां गए, कब्र खोदी गई थी पहले से, उसमें सब हुआ, फिल्म इंडस्ट्री के वक्त लोग आ गए। अब मैं बाहर निकल रहा था, अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल रहा था कि वायदा तबस्सुम में एक बड़ी फेमस उर्दू की राइटर थी, उनके हस्बैंड भागते हुए मेरे पास आए। अरे कहले, वो ये सिर्फ कुर्ता पजामा मैला सा पहने हुए थे, कहले भैया मैं तो जैसे खबर सुनी, जैसा बैठा होता वैसे भाग के आ गया, तो मैं तो ऐसे ही आ गया हूँ, तो 200 रुपए है तुम्हारे पास? 200 रुपए? तो मैंने, हाँ, तो मैंने कहा क्या? कहले नहीं यार, वो जिसने वो कब्र वगैरह खोदी थी उन लोगों ने वो सब बनाया है, जो तख्ते वख्ते बनाए, तो उनको देना। तो मैंने 200 रुपए दे दिए उन्हें, गाड़ी में बैठा। अब जब मैं आधे रास्ते आया तो मुझे याद आया और मैं हिल गया, मैंने गाड़ी रोक ली सड़क के किनारे। आप खुद ड्राइव कर रहे थे सर? तो आज, हाँ, मैं खुद ही ड्राइव करता था उस जमाने में। तो मैं किनारे बैठ गया कि मुझे लगा कि वो हंसते थे, कहते ले लूंगा भाई, ऐसी क्या बात है। और वो मैं हमेशा कहता था कि 200 रुपए इनके मेरे पास हैं, वो वापस नहीं कर रहा हूं मैं। वो आज हिसाब चुकता हुआ। जी बिल्कुल, यकीनन साहिर साहब ने जो भी लिखा है वो आज भी उनके गीत के जरिए वो हमारे साथ हैं। मैंने किस्सा गुलजार साहब को सुनाया था, तो उन्होंने कहा भाई आपकी इजाजत हो तो मैं इसे लिख देता हूँ, तो मैं आप जरूर लिख दीजिए। तो उन्होंने शायद लिखा भी है एक शॉर्ट स्टोरी के ढंग में। अच्छा सर, और जी बहुत 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 शुक्रिया आपका। आप हम लोग टाइम पे आ गए सर, आपने रिक्वेस्ट किया था कि 6 बजे ख़त्म कर दें, 1 मिनट बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद इप्टा की पूरी फैमिली की तरफ से आपको सर। आमिर, हमारी जो बिहार इप्टा की पूरी टीम है, तनवीर मेरे पापा, उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया, फिरोज, अशरफ खान, संजय सिन्हा, राधिका चोपड़ा, चलती, नुदर तनवीर, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द लाइव। नवीन जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, वी एंजॉयड दिस, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर ओपनिंग योर हार्ट आउट, थैंक्स फॉर गिविंग अस एन आवर ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।